नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, पिछले दिनों यानी कि बीते रविवार को महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल रैली, मीटिंग, उद्घाटन, एक दूसरे का बखान वगैरह बहुत कुछ हुआ। महाराष्ट्र में ये मीटिंग की अगुवाई कर रहे थे भारत के गृह मंत्री और केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह। अमित शाह इन्होंने महाराष्ट्र का दौरा क्या किया, जो गन्ना किसान थे उनको खुश किया, जो शक्कर के कारखाने थे उनका मुंह मीठा कर दिया। हजारों करोड़ रुपए जो है उसका जो आयकर यानी कि जो उसके ऊपर का टैक्स है उसमें बहुत सारी रियायत दे दी। और अजीत पवार के बारे में ये कहा कि बहुत लंबे समय तक आप बहुत दूर रहे, अब बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। महाराष्ट्र में जिस तरह के सियासी हालात हैं, जो राजनैतिक परिस्थिति है, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, ऐसे में अमित शाह का यह दौरा महाराष्ट्र की रूरल इकोनॉमी में कितना असर डाल सकती है। जिन पैसों की खैरात की गई है, मदद बांटी गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है, आने वाले दिनों में इसका महाराष्ट्र पर क्या असर हो सकता है और बीजेपी वाकई में क्या चाहती है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जयंत माइनकर जी। जयंत जी, आपका 4 PM महाराष्ट्र में स्वागत है। हमें ये बताइए कि ये 8,000 करोड़ रुपए का जो मुंह मीठा कराया गया है, उसका फायदा किसे और कहां होने वाला है और पीछे की मंशा क्या है? इसके सीधा ओपनिंग में मैं आपको बता देता हूं कि सीधी बात है कि दिल्ली में बैठे हुए इनके दिमाग में यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये शुगर फैक्ट्री यानी कोऑपरेटिव शुगर बैरन्स के साथ चलाती है और वो शुगर बैरन में अपने कुछ आदमी उनके कुछ है, जैसे अभी विखे पाटिल कहा जाए या और एक आध दो, जैसे वो अभी उनके पास आ गए, या खुद अजीत पवार जो उनके पास आ गए, ऐसे खुद है। लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर उनके पास आए, जैसा गुजरात में आया। और उसके लिए आपने वो जो बात कही कि शुगर फैक्ट्री के ओनर्स का मुंह मीठा कर दिया, बहुत कुछ टैक्स की रियायतें वगैरह देके। सो इन वन सेंटेंस दिस इज द आंसर कि बीजेपी ये चाहती है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को ऐसा लगे कांग्रेस से या राष्ट्रवादी से ज्यादा देने वाली पार्टी अगर कुछ कोई है तो बीजेपी है। ये उनकी कोशिश थी। क्या अब ये कामयाब हो सकती है? तो इसके लिए हम गुजरात से शुरू करेंगे। ये उन्होंने गुजरात से शुरू किया 1995 से। जो मैंने बहुत कुछ देखा है, 4-5 साल मैं खुद वहां रहा हूं, आपको भी पता है। अभी ये प्रोसेस को करीब करीब 28 साल होने को आए। एक जमाने में इंदु भाई पटेल रहे या बिल्कुल माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी, इनका जो दबदबा कांग्रेस का और गुजरात में हुआ करता था, आज बिल्कुल सूरत से वलसाड़ से लेके कच्छ तक सिर्फ बीजेपी बीजेपी जो दिख रहा है, वो इसके लिए सिस्टमैटिकली एक तो क्रिमिनल पोलराइजेशन, और जहां जहां उनको लगता है ये कि यहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर या जो भी कुछ है, तो वहां उन्होंने अपने आदमी या तो बिठाए या तो अजीत पवार और बाला साहब विखे पाटिल जैसे अपने में ले लिए। अमूल, जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अमूल में भी उन्होंने इसी प्रकार से एक प्रकार से अपना रुतबा जमा लिया। अभी ये चाहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव सेक्टर, भले ही नरेंद्र मोदी खुद को गुजरात बहुत बड़ा, लेकिन हम यहाँ मुंबई में बैठे हुए दोनों जानते हैं कि महाराष्ट्र के सामने गुजरात यानी कितना है, रेवेन्यू में भी और पूरा इनकम टैक्स में भी। अकेले मुंबई और थाने के सामने पूरा गुजरात कितना है ये हम जानते हैं। तो वो कुछ भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ये रुतबा कोऑपरेटिव सेक्टर का ये मेरा इधर भी रहे महाराष्ट्र में। और उनको ये लगता है कि अगर कोऑपरेटिव सेक्टर अपने पास आएगा, जैसे अजीत पवार आ गए हैं, तो फिर अगले 5-10 साल तक सत्ता अपने हाथ में ही रहेगी, ऐसा ये मान के चल रहे हैं। और ये जो शुगर फैक्ट्रीज का मुंह मीठा कराना, ये जो बात है, ये केवल और केवल इसीलिए है
अब मैं आपको एक थोड़ी सी अंदर की बात जो मेरे ख्याल से आपको भी याद होगी, ये इथेनॉल की जो बात है, इथेनॉल शुगर फैक्ट्री में बनता है। अब ये इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करके 5% 10% मिक्स करके पेट्रोल वो जो ज्यादा ये जलता है, जिसमें पेट्रोल की बचत होती है, थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, ऑल दिस थिंग्स। शरद पवार खुद चाहते थे कि इथेनॉल मिक्स हो जाए, जबकि यूपीए सरकार चल रही थी। अब शरद पवार के ये प्रपोजल को अपोज करने वाले कांग्रेस के थे चिदम्बरम। वजह ये थी कि अगर इथेनॉल को अलाउ किया जाए तो उसका बेनिफिट शरद पवार के शुगर फैक्ट्री ओनर्स को मिलेगा। वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, नेचुरली शरद पवार स्ट्रांग होंगे, विच नो कांग्रेस लीडर रादर चिदम्बरम, पर्सन लाइक चिदम्बरम, इवन नेहरू गांधी फैमिली, वो सेड अरे यार ये तो नहीं चाहिए, तो वो रोका गया। लेकिन आप अगर देखोगे तो अभी इथेनॉल चल रहा है, अभी इथेनॉल का मिक्सिंग, तो बेनिफिट तो हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं ना शुगर, जो मैं आपका जो सवाल चल रहा था कि ये शुगर दे दी, शुगर कई माध्यमों से दी जाती। शुगर यानी कहीं काड़ी भी बिल्कुल काड़ी लगा दी, इथेनॉल दे दिया। अरे हमारे इथेनॉल को इतना रेट मिल रहा, इथेनॉल को मार्केट मिल रहा, इथेनॉल का इतना बड़ा मार्केट है। पेट्रोल, फिर पेट्रोल के दाम खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसा ही चल रहा है, ये कोशिशें चल रही है। अब ये होगा कि नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी अपने घोड़े दौड़ाती है, राधाकृष्ण विखे पाटिल को ले लिया, अजित पवार को ले लिया, क्या पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर खा लेंगे? पता नहीं अब आगे क्या होगा। और दूसरी बात, ये सब करने के लिए अभी शरद पवार के पास इतनी एज भी बची नहीं है कि वो भी चलो मैदान में आ जाओ, मैं खड़ा हूं, ये भी कह सकते हैं। तो वो ये सब फायदा उठाने के लिए ये शुगर फैक्ट्री वालों को, महाराष्ट्र में करीब 108 या ऐसी कुछ शुगर फैक्ट्रीज है, अगर वो शुगर फैक्ट्री अपने पास आ गई तो एक सिंगल हैंडेड, उनको जो बोलते हैं, उनकी मोनोपोली शुरू हो जाएगी, और उसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी, आपने बहुत ही डिटेल में और बेहतरीन तरीके से हमें समझाया है। एक बात हम आपके पास से और भी समझना चाहते हैं, वो ये कि आखिर अजीत पवार आ चुके हैं तो ये शरद पवार से डर क्यों रहे हैं? ये कोऑपरेटिव सेक्टर, शरद पवार की पूरी राजनीति इस कोऑपरेटिव सेक्टर के आधार पर ही आगे बढ़ी। शरद पवार कभी भी ये नहीं चाहते थे कि कोऑपरेटिव सेक्टर उनके हाथों से कहीं आगे बढ़े, किसी और के हाथ में जाए। इसके लिए उन्होंने अपना केंद्र का जो भविष्य था, कहने वाले ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने केंद्र के भविष्य को तक छोड़ दिया महाराष्ट्र के लिए और यहां की राजनीति के लिए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा जो आपका कहना है ये सही है कि शरद पवार और अजित पवार में जो क्लैश हो रहा है, इसमें अभी हमको ऐसा लग रहा है कि अजित पवार तो आगे निकल चुके हैं, फिर इनका भविष्य क्या है। एक बात हर वक्त एक देखनी पड़ती है कि एज इज द फैक्टर, और अभी उनकी जो उम्र है 83, ये देखते हुए मेरे हिसाब से उनके मूवमेंट्स के ऊपर जो भी कुछ मर्यादाएं आई है, इसकी वजह से शरद पवार मेरे ख्याल से अब वो ताकत दिखा नहीं सकते जो ताकत वो आज से 10 साल पहले दिखा सकते थे। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस। यानी आज भी जो उनको छोड़ के गए हैं लोग, ये सभी उसी लिए छोड़ के गए कि आज के शरद पवार वो शरद पवार नहीं रहे जो 2014 में थे, या जो 2004 में कैंसर से उठकर भी थे, जो ये नहीं है। और आज वो दिख रहा है हमको कि अभी वो उनके मर्यादा रहेगी। अब इसमें मुझे ये लगता है कि जो अजित पवार ने अपना रास्ता चुना है वो सिंपल, जिसको कुछ भी नहीं है, सिंपल एक सिबलिंग राइवलरी जिसको मैं बोलता हूं। जिस प्रकार से कभी भी राज और उद्धव एक होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी प्रकार सुप्रिया और अजित पवार, शरद पवार के रियल हेयर कौन होंगे? तो नेचुरली भले ही नेहरू गांधी परिवार के परिवारवाद के ऊपर शरद पवार जी ने क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन उनका वारिस कौन होगा तो उन्होंने बोल दिया सुप्रिया होगी, उन्होंने उसी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो वो जो अजित पवार जो बाहर निकले हैं वो इसी मुद्दे पर निकले हैं, तो पैचअप का तो सवाल ही नहीं उठता।
रही बात आगे शरद पवार का क्या होगा, मुझे नहीं लगता इस माहौल में वो बीजेपी में आएंगे। लेकिन देखो, एक एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कुछ ऐसा करे ताकि नेहरू गांधी परिवार डैमेज हो जाए और बीजेपी भी खुश रहे। आप फिर से समझ लो, नेहरू गांधी परिवार को ठेस पहुंचे, कांग्रेस को ठेस पहुंचे और बीजेपी खुश भी रहे, और मैं एक साथ एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस रहूं। मैंने दिखाने के लिए मैं एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी रहूंगा, लेकिन मैं ओवरऑल तो एंटी बीजेपी रहूंगा, लेकिन कांग्रेस से भी दूर रहूंगा। इस प्रकार के कुछ पोजीशन पवार लेते हैं। जैसा हम बता सकते हैं कि तिलक जयंत जी, आपने जो बात बताई मैंने बड़े ध्यान से सुनी। बहुत कम लोग इस तरह की कॉम्प्लेक्स राजनीति की कैमरे पर बात करते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, ये आपने जो कॉम्प्लेक्सिटी बताई कि मैं नेहरू गांधी, नंबर एक, मैं नेहरू गांधी परिवार का नुकसान करूंगा। नंबर दो, कि मैं बीजेपी अगर खुश रहे लेकिन मेरी पोजीशन बनी रहती है तो मैं कंटिन्यू रखूं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं बीजेपी के खिलाफ भी रहूं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं कांग्रेस का हिस्सा भी रहूं। ये अपने आप में अटपटी बातें, एक दूसरे के साथ परस्पर विरोधी बातें नहीं है जयंत भाई? बिल्कुल नहीं है। अगर अब शरद पवार की जीवन की 4-5 घटनाएं आपकी ही क्रोनोलॉजी में अगर मैं बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि मैं बिल्कुल लाइन पे हूं। शरद पवार का एक कहना, ये मेरे 50-55 साल के पॉलिटिकल करियर में मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गया हूं, और ये बात सही है। एकमात्र अपवाद है उनका 1978 में, जबकि जनता पार्टी बनी थी जिसमें भाजपा भी था, बाद में का भाजपा ने जनसंघ था, वो एकमात्र छोड़ा, तो वो कभी भी कंप्लीट अलायंस विथ बीजेपी बैठे हैं, नहीं बैठे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, किस मुद्दे पे छोड़ी, कोई भी कुछ भी बोले, मैं उसको एक सेंटेंस में बोल देता हूं, नेहरू गांधी परिवार को अपोज करके ही कांग्रेस छोड़ी, बाकी कुछ भी नहीं है। 99 में उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी वो सोनिया गांधी फॉरेन ओरिजिन वगैरह बोल के ही छोड़ी। मेरे हिसाब से सोनिया गांधी का सबसे बड़ा जो इशू है फॉरेन ओरिजिन, उसको सबसे बड़ा बनाया ना किसी उमा भारती ना किसी सुषमा स्वराज ने, सबसे बड़ा बनाया है तो शरद पवार ने। देखिए आप, वो कांग्रेस के भरोसे पे ही आगे जाएंगे। डिफेंस मिनिस्टर बने कांग्रेस के भरोसे पे, 6.5 साल सीएम रहे कांग्रेस के भरोसे पे, और जब मौका मिला तब उन्होंने पहली बार नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जो अटैक किया, तो क्या किया, अरे आपकी बहू तो फॉरेन ओरिजिन है, वो कैसी पीएम बन सकती है। जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्होंने कांग्रेस के ऊपर अटैक किया, कांग्रेस को डैमेज किया। मेरे हिसाब से कांग्रेस को सबसे ज्यादा डैमेज अगर कोई दो लोगों ने किया है, वो दोनों कांग्रेसी है। दोनों के नाम में इंसिडेंटली आउट ऑफ सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक है वीपी सिंह और दूसरे शरद पवार। इन दोनों ने जितना कांग्रेस को डैमेज किया है उतना किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं किसी भी लेवल पे जाके इन दोनों ने अटैक किया था। ठीक है, ये 2004 में जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, वही सोनिया गांधी जिनको फॉरेन ओरिजिन बोल के आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो नंबर 3 पे आके बैठी। नंबर 1 पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, नंबर 2 पे प्रणब मुखर्जी, और पार्लियामेंट की आप अगर सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, मुझे आज भी याद है, मैं ध्यान से देख रहा था, नंबर 4 पे शरद पवार बैठे थे। यानी जिनको अपोज किया वही लेडी नंबर 3 पे बैठी, उनके बाजू में ये बैठे थे। इनको ही अपोज करके 10 साल तक फिर से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रही, 15 साल तक अपने आदमियों को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, महाराष्ट्र का राजनीति पूरा अपने हाथ में रखा। और आप देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति, यानी मैं मानता हूं आधा देश की फाइनेंशियल ताकत तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि आधा देश जो चलता है वो महाराष्ट्र के फाइनेंस के ऊपर चलता है। इतना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, और हम भी जानते हैं महाराष्ट्र की ताकत क्या है। तो एक तरह से मैं जो बोल रहा हूँ, ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र नेहरू गांधी परिवार को इतना बड़ा डैमेज करने के बावजूद उन्होंने एक प्रकार से अपनी ताकत दिखा दी, मैं इतना डैमेज कर रहा हूं लेकिन मैं आपके साथ ही बैठूंगा और मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, साथ में बार बार धमकी देते रहूंगा, हो सकता है मैं जा सकता हूं। आप देखिए 2019 में हमारे पास एक न्यूज आई थी कि शरद पवार जाके नरेंद्र मोदी को मिलके आए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और हम यहाँ बैठने लगे कि क्या बीजेपी और एनसीपी का अलायंस हो रहा है। तो ये बातें चलती रहेगी, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स खेलते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स में एक मुद्दा मैं हरदम बोलता हूँ,
खुद शरद पवार कभी भी बीजेपी के साथ नहीं बैठे हैं, ये रियलिटी है। हालांकि वो उनको मदद जरूर हर वक्त करते हैं, और वो मदद तब करते हैं जब उसका डैमेज नेहरू गांधी परिवार को हो रहा है, जैसा अभी के लोकमान्य तिलक अवार्ड देते हुए भी उन्होंने किया। उन्होंने अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी को और डायस शेयर किया, एक साथ अजित पवार और खुद बैठे थे। तो ये उनकी पूरी राजनीति कॉम्प्लेक्स इतनी कॉम्प्लेक्स राजनीति आपने हमारे दर्शकों को इतने सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ में बताई। आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बात करते करते तो बहुत दूर तक बात निकल गई, लेकिन जो हमारा टॉपिक था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो मुफ्त की शक्कर बांटी जा रही है, ये जो मुफ्त की शक्कर बांटने का चलन देश के गृह मंत्री और सहकार मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है, नजर है महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सेक्टर पर। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत